नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में आपको कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन पेपर के लिए एक एक इम्पोर्टेंट साबित होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं वे सभी क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को द एंड करने की ताकत रखते हैं। कहने का मतलब है यह वीडियो जो कराऊंगा यह पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को निचोड़कर रख देगी। एक एक क्वेश्चन पेपर के लिए इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा, इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, चीज़ों को बारीकी से समझना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर, मंगल पांडे द्वारा 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस विशिष्ट सैन्य टुकड़ी के सिपाही के रूप में चलाई गई थी? 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 10वीं अवध, 34वीं बंगाल, 20वीं मेरठ। क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, है ना, गोली चलाई गई थी। यहीं से ये आपके संबंधित है। आपने एक जगह का नाम सुना होगा बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी जो कि कोलकाता बंगाल में पड़ती है, यहीं से इन्होंने सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा तारीख क्या थी? तारीख थी 29 मार्च 1857 की। विद्रोह कहाँ से शुरू कर दिया इन्होंने? बैरकपुर छावनी में अंग्रेजी सिपाहियों के विरुद्ध में। चर्बी वाले कारतूस, है ना, जिसमें सुअर की चर्बी या गाय की चर्बी जैसी घटना घट गई थी, जिसके खिलाफ इन्होंने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजी सिपाहियों के विरुद्ध में 29 मार्च 1857 को कर दिया था। ठीक है ना, क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और एक घटना इन्हीं से जुड़ी हुई है मंगल पांडे को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल को दी गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। ये भी तारीख पेपर में आपसे पूछी जा सकती है डायरेक्ट। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 34वीं बंगाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं और इसके अतिरिक्त टाइगर स्टेट की भी संज्ञा दी गई है? बताइए, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन। एक तो सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, दूसरा टाइगर स्टेट की भी संज्ञा दी गई है मध्य प्रदेश को, है ना। मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर टाइगर रिजर्व आपके हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट की भी संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहता है शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में उस अधिकारी का पद क्या था जो राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था? तो अष्टप्रधान का मतलब होता है 8 लोग, यानी कि 8 ऐसे प्रधान व्यक्ति थे जो कि शिवाजी महाराज के दरबार में काम किया करते थे। कौन किसका काम था 8 लोगों का, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ से आपसे पूछा है आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था, तो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले व्यक्ति को बोलते थे अमात्य, मजूमदार। क्या बोलते थे? मजूमदार के नाम से जाना जाता था। इन सभी को जान लो ताकि एक नंबर आपका कहीं ना जाए। यहाँ पर आप लोग 8 प्रधानों को समझ लो जिनको अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था। पहला है आपका पेशवा, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं, सैनिक व असैनिक काम देखा करता था। इसकी विशेष अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। इसकी विशेषता क्या थी कि ये अर्थव्यवस्था से संबंधित था, सैनिक असैनिक काम देखा करता था। कौन? पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे। दूसरा क्या है? सर ए नौबत, सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? सर ए नौबत सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसके बाद अमात्य या मजमूदार जिसको बोलते हैं, राजा की आय व्यय का लेखा जोखा रखना। राजा की आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? अमात्य या मजमूदार रखा करता था। अगला देखो, सचिव या शुरूनवीस जिसको बोलते हैं, राजकीय पत्राचार का काम देखा करता था। सुमंत या दबीर का काम क्या था? विदेशी मामलों की देखरेख किया करता था। बाकिया नसीब मंत्री जिसको बोलते हैं, राजा के दैनिक जो दिनचर्या है, राजा की दैनिक जितने भी काम हुआ करते थे उनका लेखनीबद्ध काम कौन करता था? बाकिया नसीब किया करता था। ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनको मैंने आपको बता दिया अष्टप्रधान के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति क्या क्या काम करते थे
उनका क्या क्या ओहदा था। ठीक, तो पेपर में यहीं से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन जाता है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, यह जो जानकारी आपको बताई जा रही है यह मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बताई जा रही है। यह नोट्स स्पेशल यूपी टेट एसएसटी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। एसएसटी नोट्स जो कि 60 नंबर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आपसे एसएसटी के कुल 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक के भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो सभी आप लोग इन नोट्स की सहायता से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है जहां से पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ये पेपर के लिए आपके इम्पोर्टेंट नोट्स साबित होने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा यूपी टेट का जो पेपर हो रहा है 4 से 5 वर्षों के बाद आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाती है। जितने भी सरकारी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता है कि आपको भी नौकरी बचाने के लिए स्टेट को देना अनिवार्य है, तो आप लोग भी इन नोट्स को ले सकते हैं। अच्छे से मेहनत कर लेना, मदद आपकी ये नोट्स कर देंगे। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त किया जा सकता है। नोट्स का प्राइस 299 रुपये रखा गया है। नोट्स के साथ आप लोगों को पूछे गए सभी वर्ष के पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से 22 तक के आपको मिल जाएंगे। सबसे मुख्य विशेषता इसमें रहेगी कि मैंने क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे, उसके सामने डायरेक्ट आंसर को पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। वह भी कम टाइम में, अधिक टाइम आपका खर्च नहीं होगा, कम टाइम में अधिक रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। जितने भी वर्ष में आपके पेपर हुए थे यूपी टेट के, उन सभी वर्ष के क्वेश्चन को सीरियल से मैंने कर दिया है। इसमें आपसे 400 से अधिक क्वेश्चन पीवाईक्यू दिए गए हैं। तो नोट्स के साथ आप लोग पीवाईक्यू दोनों आप लोग ले सकते हैं मात्र 299 रुपये में। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग अवश्य कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता बढ़ने पर कौन सा जीव पारिस्थितिक संकेतक के रूप में सबसे पहले प्रभावित होता है? जलीय फर्न, कवक, नीले हरे शैवाल या लाइकेन। लाइकेन जो होता है ना, यह वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर आपका सबसे पहले ये प्रभावित होता है। कौन? लाइकेन सबसे पहले प्रभावित होता है। डी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस ऐतिहासिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो मुख्य लक्ष्य घोषित किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया था। लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग किसमें की गई थी? तो आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे सबसे पहले झंडा भी फहराया था 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1931 को रावी नदी के किनारे, है ना, ये भी पेपर में आ चुका है। रावी नदी के तट पर सबसे पहले झंडा चाचा नेहरू ने फहराया था। ए विकल्प करेक्ट जवाब। अगला यहाँ पर कहता, पीली क्रांति के अंतर्गत मुख्य रूप से किन फसलों के उत्पादन को लक्षित किया गया है? सूरजमुखी और सरसों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित समिति कौन सा आयोग शामिल था? करेक्ट जवाब हो जाएगा हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित होती है? आप सभी को तारीख पता होनी चाहिए। 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। किचलू और जो आपके व्यक्ति थे, है ना, सैफुद्दीन किचलू और एक व्यक्ति और था, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। बैसाखी का मेला भी उस दिन था। तो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें कई लोग मर गए और हजारों लोग घायल हो गए, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अमृतसर में यह घटना आपकी घटित हुई थी। इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग बनाया था। हंटर आयोग कब बनाया गया था? हंटर आयोग आपका 14 अक्टूबर, कब? 14 अक्टूबर 1919 को बनाया गया था। ठीक है ना।
ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आयोग इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, इतिहास का क्वेश्चन है, सभी को जान लो। पहला आपने जान लिया हंटर आयोग के बारे में। व्हिटली आयोग क्या है? व्हिटली आयोग 1929 का है। कब का? 1929 का है, जो कि श्रमिकों की सुधार, जो श्रमिक लोग थे ना, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए यह आपका आयोग बनाया गया था, श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक है ना, तो यह आपका बनाया गया था। और स्ट्रेची आयोग क्या है? स्ट्रेची आयोग यह दोस्तों 1880 में जब अकाल पड़ा था, अकाल का कारण या जांच करने के लिए अकाल आयोग की स्थापना स्ट्रेची आयोग के नाम से जानते हैं। अकाल से आपका यह संबंधित हो जाएगा, ठीक। बटलर समिति क्या है? बटलर समिति 1927 की हो जाएगी। कब की? 1927 की यह हो जाएगी, जिसमें ब्रिटिश सरकार और जो रियासतें थी भारत की देसी रियासतें, उनके बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ब्रिटिश सरकार को ऊंचा दिखाया गया, रियासतों को नीचा दिखाने का प्रयास बटलर समिति ने किया था, ठीक। करेक्ट आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं। वायुमंडल की वह कौन सी विशिष्ट परत है जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है? सूरज की जो परावैंगनिक किरणें हैं वो धरातल पर नहीं आ पाती हैं, जो कि ओजोन परत, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में होती हैं, उन किरणों को, हानिकारक किरणों को सोख लेती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका जवाब। थर्मोस्फीयर क्या होता है? आयन मंडल जिसको बोलते हैं, आयन मंडल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपकी रेडियो प्रेशर की तरंगों के परावर्तित से संबंधित हो जाएगी। इसको ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, मौसम वाली घटनाएं घटित होती हैं। मेसोस्फीयर में उल्कापिंड जल जाता है। अगला देखो यहाँ पर 1857 के महान विप्लव, वह कौन सा तात्कालिक मुद्दा था 1857 की क्रांति या विद्रोह का, जिसने सैनिकों में असंतोष की ज्वाला भड़काई? तो असंतोष की ज्वाला भड़काई का कारण क्या हो जाएगा? चर्बी वाले कारतूस, है ना, चर्बी वाले कारतूस हो जाएंगे। देखो, असंतोष की ज्वाला सबसे ज़्यादा किसने भड़काई थी? चर्बी वाले कारतूस ने। उस दौरान लोग समुद्र पार भी नहीं जाते थे, समझते थे कि धर्म नष्ट हो जाएगा समुद्र पार जाने से। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM कब शुरू किया गया? तो यह 2013 में आपका शुरू किया गया था। कब? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2013 में यह आपका शुरू किया गया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आपके सिलेबस के ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ये सिलेबस के भीतर के क्वेश्चन है, बाहर के नहीं है। यही पेपर में आपके आएंगे, है ना, इधर उधर घुमा के आपसे पूछ लिया जाएगा। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे बिल्कुल आसान तरीके से। शिवाजी ने किस मुगल सेनापति को अपनी कूटनीति और साहस से पराजित किया था? शाइस्ता खां को पराजित किया था। किसको? शाइस्ता खां को पराजित किया था। अफजल खां को भी पराजित किया था। शाइस्ता खां जो कि ये मुगल था आपका। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुगल सेनापति लिखा हुआ है। ए विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दो व्यक्तियों से जुड़ी हुई घटना है शिवाजी से। एक, शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था, है ना, एक विशाल सेना के साथ भेज दिया। शिवाजी को मारने के लिए उसने अपने तंबू में बुलाया। शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान ने शिवाजी को अपने तंबू में बुलाया, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया अपने बाघ नखों से। बाघ नख क्या होता है कि जो हाथ होते ना, हाथों में एक बर्छी टाइप की होती, वो छिपी रहती थी, तो उसी से इनकी हत्या की गई थी अफजल खान की। किसने की थी? शिवाजी ने की थी। कब की थी? 1659 में, ठीक, जिसे प्रतापगढ़ का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और 1663 में क्या हुआ था? मुगल सेनापति था शाइस्ता खान, इसको भी घायल किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। जयसिंह ने मुगल मराठा गठबंधन का प्रस्ताव रखा पुरंदर की संधि के तहत 1665 में। और एक घटना और यहाँ पर घटित हुई थी, वो भी आप लोग जान लो। 1666 में शिवाजी औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। 1670 में इन्होंने दोबारा सूरत को लूटा, ठीक। ये भी घटना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो SSC ERT किताब है, मैं आपको
स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। जो आपका पेपर बनेगा ना, वो बनेगा SCERT की किताबों से। कई लोग नहीं जानते SCERT क्या होता है। इसका मतलब होता है 6 से 8 तक जो उत्तर प्रदेश की जो सरकारी विद्यालय में किताब चलती हैं, उन्हीं किताब का सेम टू सेम सिलेबस आपका दिया गया है यूपी टेट की सोशल साइंस का। तो यहीं से पेपर आपका बनता है। मैं इसको देख भी चुका हूँ, कई क्वेश्चन को मिलान भी कर चुका हूँ। हूबहू क्वेश्चन किताब से ही उठाए जाते हैं। तो उन्हीं के ये पॉइंट हैं, ये नोट्स अलग से नहीं कोई किताब से उठा करके बना दिए गए कॉपी पेस्ट करके, नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। उन किताबों का अध्ययन किया गया है, फिर इन नोट्स को आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो आप लोग यहाँ पर अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख पा रहे हो। ये सारे कंटेंट उसी में लिखे गए हैं। तो उसी के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बनाता हूँ, है ना, जो आपका सिलेबस है। इतना आपने यहाँ पर समझ लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, वैश्विक स्तर पर गेहूं के कुल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष देशों में से कौन सा है? चाइना आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है ना, चावल के उत्पादन में सबसे ज़्यादा चाइना था, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो चावल उत्पादन में अपना इंडिया सबसे आगे आ चुका है वर्तमान टाइम में। अगला देखो, क्वेश्चन कहता है, साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, भारत किस वर्ष पहुंचा? इसका गठन या स्थापना 1927 में हुई और ये भारत 1928 पे पहुंच गया। ठीक है ना, 1928 में। राइट आंसर 1928 हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। और भारत के लोगों ने गो बैक के नारे इसको दिए थे कि वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, इस प्रकार के नारे भी लगाए गए थे, है ना। तो इसी में लाला लाजपत राय की लाठी लगने से इनके सिर पर प्रहार हो गया और इनकी मौत हो गई थी। सांडर्स नामक अंग्रेज की हत्या करने भगत सिंह पहुंच गए थे। वो भी घटना आपको आगे बताई जाएगी। अगला देखो, प्रकृति संरक्षण के लिए समर्पित वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है? स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय, और यह प्रकृति संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो देता है, ठीक है ना। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा आपका। ठीक। यूनेस्को क्या करता है? जितने भी वैसी, जैसे आपका आगरा का किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है ना, या आपकी कोई ऐसी खास जगह हैं, इमारतें, जिनको क्या करता है, शामिल करता है यूनेस्को, है ना, वो हो गया आपका WWF वर्ल्ड वाइड फंड, जो कि प्रकृति संरक्षण से जुड़ा हुआ है, आपके हो जाएगा डी विकल्प करेक्ट जवाब। अगला यहाँ पर कहता है, 1857 के युद्ध के समय झांसी की लक्ष्मीबाई जो रानी थी ना, उसकी लगभग आयु कितनी थी? जब यह 1857 का विद्रोह झांसी से कर रही थी लक्ष्मीबाई, तब इसकी उम्र कितनी थी? बताओ, 29, 20, 35, 40, क्या उम्र रही होगी इस वीरांगना की? तो उम्र थी मात्र 29 वर्ष। कितनी? 29 ईयर्स उम्र थी। और दमन करने का प्रयास कौन कर रहा था लक्ष्मीबाई के विद्रोह का? तो ह्यू रोज। कौन? ह्यू रोज कर रहा था दमन, ठीक है ना, जिसका कथन क्या था कि मर्दों में एक अकेली मर्द महिला थी, कथन भी उसका पेपर में आता है। अगला कहता है, विटामिन डी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है विटामिन डी। अगला कहता है, मराठा साम्राज्य के प्रशासन हेतु गठित अष्टप्रधान परिषद में कुल कितने पद थे? तो 8 थे, 8 मंत्रियों का समूह था, मैंने बता दिया है आपको। अगला यहाँ पर कहता है, भारत में दुग्ध उत्पादन की गति को तीव्र करने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? तो दुग्ध उत्पादन से आपका ऑपरेशन फ्लड जुड़ा हुआ है, 1970 के दशक का है। बर्गिज कुरियन को इसको जनक कहा जाता है। किसको? बर्गिज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। यह भी पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष ये आपका परिवार कल्याण से संबंधित है, ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस स्थान पर नज़रबंद किया गया था, अर्थात कैद कर लिया गया था? तो सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। शुरू आपका इसकी घोषणा हुई थी 7 अगस्त 1942 को, और 8 अगस्त को यह आपका
पूरे देश में हो गया था, ठीक है ना, 8 अगस्त 1942। अब देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्वालियर टैंक के मैदान से आपका शुरू किया गया था, करेक्ट। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, कहाँ पर, आगा खां पैलेस में। यही पूछा है आपसे, आगा खां पैलेस कहाँ पर था, पुणे महाराष्ट्र में था। यहाँ पर इनको कैद कर लिया गया था, क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। और यरबदा जेल में किसको कैद किया गया था, ये भी पेपर में आता है, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यरबदा जेल में कैद कर लिया गया था। आगा खां पैलेस में गांधी जी को कर लिया गया था, ठीक है ना। और एक पैलेस आपका था अहमदनगर का किला था, जिसमें नेहरू को कैद कर लिया गया था, ठीक। करेक्ट आपका डी विकल्प हो जाएगा। अगला देखो, कहता है मृदा की सेहत सुधारने हेतु शुरू किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुख्य नारा क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का मुख्य नारा है स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा इसका नारा हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी सिलेबस में दिए गए हैं, तो वो भी मैं आपको बीच बीच में करा रहा हूँ ना। अगला देखो, कहता है 1857 के नायक तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी की सजा दी गई थी। ग्वालियर में, झांसी में, शिवपुरी में या कानपुर में। करेक्ट जवाब हो जाएगा शिवपुरी से। शिवपुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दूध में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। दूध में कौन सा नहीं पाया जाता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। हिंट तो मैं आपको दे ही देता हूँ। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिससे रतौंधी हो जाती है, कम दिखाई पड़ता है रात्रि के टाइम में। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है थायमिन, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा। विटामिन सी आपके आंवले खट्टे फल में पाया जाता है, आंवला हो गया, संतरा हो गया, स्कर्वी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अब बताओ कि दूध में प्राकृतिक रूप से क्या नहीं पाया जाता है। दूध में ए पाया जाता, बी पाया जाता, सी पाया जाता या डी पाया जाता, कौन सा नहीं पाया जाता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर दो स्पष्ट शब्दों में। अगला देखो, शिवाजी महाराज के राजनीतिक संरक्षक और गुरु कौन माने जाते हैं। दादाजी कोंडदेव थे इनके, ठीक। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है विश्व भर में। क्या बताया था मैंने आपको, बर्गिच कुरियन बताया ना, यही हो जाएगी आपके जवाब। बी एमएस स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के भारतीय जनक, हरित क्रांति के भारतीय जनक हैं ये, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित, चिपको आंदोलन उत्तराखंड का 1973 से आपके संबंधित हो जाएंगे। अगला देखो, यहाँ पर कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस ब्रिटिश जनरल के आदेश पर हुआ था। 13 अप्रैल की घटना आपको बता दिया हूँ मैं, 1919, ठीक है ना। तो जनरल ओ डायर, बी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली वह गैस जिसे जीवनदायिनी गैस की संज्ञा दी गई है। जीवनदायिनी गैस सभी को पता होगा, बच्चा बच्चा को पता होगा, ऑक्सीजन, जिसके बगैर आप लोग जीवित नहीं रह सकते हो। ऑक्सीजन सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यही जीवनदायिनी गैस पाई आपके वायुमंडल में है, कितना 21%। नाइट्रोजन आपकी 78% सर्वाधिक। यही दो गैसें आपकी सर्वाधिक पाई जाती हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने किया था। अगला देखो, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है आपका। अगला देखो, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था? सैन्य प्रधान या सेनापति को क्या कहा जाता था? इसको पेशवा कहा जाता था, पेशवा या प्रधानमंत्री। अगला, हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? यहाँ से आपको 3 बातें ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है ना, हरित क्रांति से। तो
भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको नोबेल नहीं मिला, ये बात गलत है, ठीक है ना। क्या बता रहा था मैं, हरित क्रांति, ठीक है ना। ये भारत के हो जाएंगे। विलियम गोड, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर विलियम गोड है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है हरित क्रांति शब्द, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, शब्द की बात की जाए तो विलियम गोड आप लोग टिक करोगे। नॉर्मन बोरलॉग, ये क्या है, ये विश्व स्तर पर विश्व के हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। इनको नोबेल मिला है, किनको, इनको नोबेल भी मिला है नॉर्मन बोरलॉग को। स्वामी एम नाथन, ये भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये भारत के हैं, ये पूरी दुनिया के हैं, इन्होंने सबसे पहले शब्द दिया, ठीक, तीनों बात करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण में 1917 में हुआ था। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड होता है ना, वो वायुमंडल की किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं, मध्य मंडल मेसोस्फीयर में जल जाते हैं। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था या किसने कमान संभाली थी, तो इलाहाबाद, प्रयागराज, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद से, कहाँ से, फैजाबाद से। फैजाबाद का नाम क्या है, अयोध्या। अयोध्या से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, और इलाहाबाद से कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है, और नाना साहब कानपुर से इस वीडियो को कौन कौन देख रहा है, ठीक है ना। बेगम हजरत महल लखनऊ से इस वीडियो को कौन कौन देख रहा है। ये सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आप लोग फैजाबाद, अयोध्या से वीडियो देख रहे हो, कानपुर से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। और ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट बहुत बार होते हैं, क्योंकि ये यूपी स्पेशल में भी आ जाएगा, इतिहास में भी आ जाएगा, ठीक। अगला, मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस, तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। शिवाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, ठीक है ना, और काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। नीली क्रांति जो है ना, ये आपके मत्स्य पालन से जुड़ी हुई है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसने की, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। अगला यहाँ पर कहता है उत्तर भारत के मैदान में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन। अब देखो कंफ्यूज लोग कहाँ पे होते हैं, एक तो नवीन एक पुरानी। जलोढ़ मिट्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नई वाली, एक तो हो गई नवीन, एक हो गई आपकी पुरानी। कैसे याद करोगे आप लोग, नवीन को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। पुरानी को क्या बोलते हैं, बांगर या बागर भी बोलते हैं, भांगर भी बोलते हैं, बागर भी बोलते हैं। बागर लिख दूं, बागर या भांगर, ये 2 में से एक शब्द आपको मिल सकते हैं। कैसे याद करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पुरानी को आप खादर मान लोगे, नवीन को बांगर मान लोगे। देखो सबसे पहले वर्णमाला में खा शब्द आता है। खा का मतलब नया, जो पहले आए वही नया होगा, है ना, जो पहले आ गया वही नया हो गया। तो खा शब्द पहले आता है, इसलिए खादर हो गया आपका नवीन। पुराना जो बाद में आए, बा शब्द या भा शब्द, ये दोनों बाद में आते हैं। अब आप लोग नहीं बोलोगे, नवीन को बोलेंगे खादर, पुरानी को बोलेंगे बांगर या भांगर, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो, 2 बात क्लियर हो गई। नदियाँ क्या करती हैं, अपने जो जल लाती है ना, नया जल लाती हैं, नए अवसाद बना देती हैं, नई मिट्टी बना देती हैं, तो उसको नवीन बोलते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी ही कहलाती है आपकी, जलोढ़ मिट्टी ही कहलाती है आपकी, ठीक है ना। कछारी मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगला, साइमन कमीशन के विरोध में किस क्रांतिकारी नेता को गंभीर चोटें आईं, वे शहीद हो गए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपसे पेपर में। लाला लाजपत राय, जो कि आपके गरम दल के नेता थे, है ना, गरम दल के आपके ये नेता हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत में छिद्र का पता वैज्ञानिकों को सर्वप्रथम किस क्षेत्र के ऊपर पता चला था, तो अंटार्कटिका में इनको पता चला था। अगला यहाँ पर कहता है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के बदले वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था,
चौथ कहलाता था। क्या? चौथ कहलाता था। अगला कहता है बोन मील उर्वरक पौधों को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रदान करता है? बोन मील जो होता है ये फास्फोरस प्रदान करता है। अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पर कहता है काकोरी ट्रेन एक्शन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना पेपर में, यूपी टेट में 2 बार अब तक पूछा जा चुका है। का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? व्यक्ति तो सारे शामिल थे, है ना, तो मुख्य रूप से आपसे पूछा है तो राम प्रसाद बिस्मिल इस क्वेश्चन के राइट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ बिंदुओं को आप लोग ख्याल में कर लो जहाँ से पेपर में कई बार आ सकता है क्वेश्चन, इस बार भी। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कर दिया। फिर उसके बाद काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। लूट कांड में पकड़े गए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई। अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, अंडमान भेज दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद आपके फरार हो गए, भगत सिंह इसमें आपके शामिल नहीं थे। ये भी पेपर में पूछा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ये बाद में इनको पकड़ लिया जाता है इलाहाबाद के पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में। वो आगे की घटना शायद यहाँ पर लिखी हो, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपकी लिखी गई है, ठीक, इतना आपने यहाँ पर समझ लिया, फांसी दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर शहीद हुए। यह पार्क अब आज़ाद के नाम से है, आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये भी घटना जान लो, लाहौर कांड के नाम से किसको जानते हैं? जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। सजा कब सुनाई गई थी? 7 अक्टूबर 1930 को सुनाई गई थी, है ना। इन्होंने विधानसभा असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। बम से कोई नुकसान नहीं हुआ था, है ना। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने कर दी थी। सैंडर्स, है ना, जिसने चोट पहुंचाई थी लाला लाजपत राय को, जिससे लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, ठीक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वायुमंडल के संगठन में ऑर्गन गैस का प्रतिशत कितना है? ऑर्गन का परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा? 0.03% हो जाएगा, ठीक, ऑर्गन का। अगला कहता है लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था मुख्य तौर पे, और बिरजिस कादिर भी इसमें शामिल था। राइट आंसर तो आपका भी विकल्प हो जाएगा। लियाकत अली ने कहाँ से किया था? इलाहाबाद, प्रयागराज से। किसने? प्रयागराज से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, जगदीशपुर से किया था। अगला यहाँ पर कहता है बागवानी फसलों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने वाली क्रांति का नाम सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में प्रतिनिधित्व किया था। पृथ्वी का वह विशाल महासागर जो एशिया और अमेरिका के बीच में स्थित है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है समाज सुधारक आत्माराम पांडुरंग ने किस महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की थी? इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, 1867 में की थी, ठीक। तो राइट आंसर आपका बी विकल्प हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। राजा राम मोहन राय, जिनको अग्रदूत भारत का कहा जाता है, नौ मतलब कि पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है भारत का, 1828 में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक। ये राजा राम मोहन राय से संबंधित हो जाएगा। आर्य समाज दयानंद, सभी लोग जानते हो दयानंद जी को, 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दी। और सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले या ज्योतिराव फूले बोलते हैं, पुणे में इन्होंने स्थापना की थी 1873 में। और इनके द्वारा लिखी गई किताब गुलामगिरी, काश्तकार का चाबुक जैसी किताब भी इन्होंने लिखी है। तो जितना मैं बताऊं उतना आप लोग देखते चलो, आपका काम 36 होने वाला है।
यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पर आपको साफ ना दिखती हो तो सिर्फ हमारी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि यह पेज बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने नोट्स में डायरेक्ट किताब से उठाकर इस पेज को मर्ज यहाँ पर कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुन लो या समझ लो या आपको दिख भी जाएगा। ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय को समझा देता हूँ। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी, है ना। बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, जाति व्यवस्था, पर्दा व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा, व्यर्थ के कर्म कांडों में उनका कोई विश्वास नहीं था। कष्टप्रद जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषद का स्थानीय बोलियों में अनुवाद भी किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। इतना आप लोग समझ गए। ठीक। फिर एक कहानी भी यहाँ पर बताई गई है, उस कहानी को किसी अगले दिन आपको बताऊंगा। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समझ लो, एक महान समाज सुधारक, लेखक, शिक्षक थे। ये भी कुरीतियों का निरंतर विरोध करते रहे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी बाल विवाह का जोरदार विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। किसके प्रयास में? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास में 1856 में पारित किया। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखी गई किताब है। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला। अब पेपर में ये भी आ सकता है कि लड़के लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी किसने खोला, आपको नहीं पता होगा तो दयानंद सरस्वती आप लोग टिक करोगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की। 1893 में ये शिकागो अमेरिका में गए थे धर्मसभा में। महादेव गोविंद रनाडे ने मुंबई में और आत्माराम पांडुरंग द्वारा समर्पित प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध दिलाने का काम किसका है? महादेव गोविंद रनाडे का, लेकिन स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। मुस्लिम सुधार से कौन व्यक्ति? साइंटिफिक सोसाइटी, है ना, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पारसी सुधार दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, 1873 में महाराष्ट्र में की थी। सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा राव फूले की पत्नी हुआ करती थी, है ना। इन्होंने विधवा विवाह, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति दिलाना, दलित महिलाओं को शिक्षित करना जैसे सामाजिक कार्य में इनका योगदान उल्लेखनीय है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की, है ना। पंडिता रमाबाई संस्कृत की एक विदुषी महिला थी। 1858 में इनका जन्म हुआ था। ठीक। किसी अगले दिन आपको ये सब कुछ बता दूंगा स्पेशल वीडियो में, जब मैं आपको ये सारी थ्योरी कराऊंगा तो विस्तृत रूप से आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत सारे मुझे कराने हैं, क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो नोट्स आप लोग लेकर के ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक। वायुमंडल का वह कौन सी परत जो रेडियो तरंगों को पुनः पृथ्वी पर भेजती है? लोनोस्फीयर, आयन मंडल, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। भारत का कौन सा राज्य अपनी प्रचुर पैदावार के कारण धान का कटोरा कहलाती है? धान का कटोरा किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को इसको धान का कटोरा बोलते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी का नारा इंकलाब जिंदाबाद मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था? मूल रूप से पूछा गया है आपसे, मूल रूप से पूछा गया है आपसे, ना कि आप लोग टिक कर दो इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह कर दो टिक, ऐसा नहीं। देखो, मूल रूप से हसरत मोहानी ने है गढ़ा था इंकलाब जिंदाबाद। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी आपका जल में घुलनशील हो जाएगा। मराठा प्रशासन में वह मंत्री जो राजा के दैनिक कार्यों का लेखा जोखा अपनी डायरी में लिखा करता था, वह था बाक्या नसीब। कौन? बाक्या नसीब था। क्षारीय मिट्टी, एल्काइन सॉइल के सुधार के लिए किसान मृदा में क्या प्रयोग करते हैं? जैसे आपका खेत की मिट्टी जो है वो क्षारीय हो जाए, तब आप इसमें क्या करोगे? जिप्सम का यूज़ करोगे, जिप्सम का यूज़ करोगे। अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए, अम्लीय हो जाए तब क्या करोगे? अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? इसमें प्रयोग करते, क्या बोलते उसको, चूने का प्रयोग करते हैं। इसमें चूने का प्रयोग,
अम्लता मिटाने के लिए चूने का प्रयोग, क्षारीयता मिटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी भी बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। रियो सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। पेरिस समझौता अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका। किस ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बीडी सावरकर, जो कि एक इतिहासकार थे, एक क्रांतिकारी भी थे, जिनको काला पानी की सजा सुनाई गई थी। बीडी सावरकर। पीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा को कहा जाता है, क्योंकि वर्गीस कुरियन को तो श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को भी हरित क्रांति का विश्व स्तर पर कहा जाता है। तो बचा कौन सा? सैम पित्रोदा आपका बचा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु प्रसिद्ध शारदा एक्ट 1929 में आया। इसमें लड़की की उम्र, गर्ल या लड़की की उम्र कितनी कर दी गई थी विवाह के लिए? बताओ। लड़की की कर दी गई 14 वर्ष। 14 वर्ष की लड़की शादी कर ले। और लड़के की उम्र कितनी कर दी गई? लड़के की उम्र कर दी गई थी 18 ईयर। ठीक है ना, ये कर दी गई थी। कब? 1929 में। अगला देखो, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह जो सबसे अधिक गर्म है? सबसे अधिक गर्म कौन सा है? शुक्र सबसे अधिक गर्म आपका ग्रह हो जाएगा। अगला कहता है, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि किनके बीच में हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में आपकी हुई थी, या अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी? नहीं, सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला कहता है, दुग्ध उत्पादकों की सहायता हेतु ई गोपाला डिजिटल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना 13 अप्रैल 1919 को होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा इक्वेटर पर दिन रात की अवधि कितनी होती है? तो समान होती है 12 घंटे। ठीक है ना। सौर मंडल के बारे में है आपका क्वेश्चन। वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? और यह यूपी टेट PYQ क्वेश्चन है। पेपर में आपके यह क्वेश्चन आ चुका है। तो पृथ्वी के पास आपको पता है उपग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसको नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी के पास उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा, जिसको आप लोग रात्रि में चमकता हुआ देख पाते हैं। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह जिसका नाम चंद्रमा है। ठीक है ना। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। आप लोग ख्याल कर लेना। ठीक है ना। सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह है। ठीक है ना, एक आपका बुध हो गया, दूसरा आपका शुक्र हो गया। इन दोनों ग्रहों के पास कोई अपना खुद का उपग्रह नहीं है। ठीक, तो 4th विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। ठीक है ना, सबसे बड़ा आकार में कौन सा ग्रह है? आपका बृहस्पति हो जाएगा। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह आपका हो जाएगा। 88 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह जानते हैं, सभी को ज्ञात है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया, बुध हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपके सामने है, जो कि कुछ इस प्रकार से, सिलवासा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। लक्षद्वीप की तो राजधानी आपकी कवरत्ती है। कहाँ पर है? कवरत्ती जिसको बोलते हैं, ये आपकी लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी आपकी सिलवासा हो जाएगी, करेक्ट। दमन द्वीप की दमन हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की आपकी ईटानगर राजधानी हो जाएगी, ईटानगर। ठीक है ना। इतना पॉइंट क्लियर करते हुए चलो, जितना मैं आपको बताता हुआ चलूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? सबसे ज़्यादा पेपर में यूपी टेट में मैंने अब तक जितने भी बार आपके यूपी टेट के पेपर हुए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपसे मिट्टी अर्थात मृदा से आपको देखने को मिला है। 1 नंबर आपका यहीं पक्का कर दूंगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो कपास की मिट्टी के लिए सभी को पता होगा कि काली मिट्टी, ठीक है ना,
काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो कि कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। इसमें कपासी मृदा के नाम से भी इसीलिए काली मिट्टी को जानते हैं, क्योंकि कपास इसमें अच्छा होता है। और काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन जलोढ़ मिट्टी से, लाल मिट्टी से, लैटराइट मिट्टी से बहुत बार बनता है। उनको अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। 1 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा मिट्टी वाले चैप्टर से, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया गया है। यूपी टेट के सिलेबस में एक चैप्टर आपका दिया गया है भारत, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव। इसी में सबसे पहले हम आपको मृदा को समझाएंगे, जिसमें मृदा के 2 से 3 प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, पेपर में रिपीट होता है क्वेश्चन। सबसे पहली मृदा जलोढ़ मृदा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबे से निर्मित है। उत्तर भारत में यह गंगा ब्रह्मपुत्र से निर्मित है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी के द्वारा लाए गए मलबे से यह मिट्टी आपकी निर्मित है। जलोढ़ मृदा में गेहूं, चावल, चना होता है। ठीक, पहली मृदा मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी। दूसरी मृदा जिससे पेपर में क्वेश्चन आया था और पॉइंट हाईलाइट है यहाँ पर, कपासी या रेगुर मृदा भी इसको बोलते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। ये पेपर में सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर मैंने कर दिया। काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। ये 3 राज्य सबसे ज़्यादा काली मिट्टी को उत्पादित करते हैं या पाई जाती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। उसके बाद आपकी लाल पीली मिट्टी आपकी हो जाएगी, है ना, ठीक है ना। ये मिट्टी गर्म व सूखे भागों पर पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, ये पुरानी चट्टान से इसका निर्माण हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार के टूटने से, और ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है, ठीक है ना। उसके बाद लैटराइट मिट्टी आप छोड़ नहीं सकते हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस कर नीचे चली जाती है। पोषक तत्व के अभाव में यह मृदा कम उपजाऊ हो जाती है, कम उपजाऊ यह मृदा आपकी हो जाती है। और यह जो मृदा या मिट्टी जो है, ये केरल के मालाबार और छोटा नागपुर आपका झारखंड का एरिया, ठीक है ना, वहाँ के पठार में, उत्तर पूर्वी राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यह है, चाय, काफ़ी, काजू कौन सी मिट्टी में किया जाता है? उत्तर आपका होगा लेटराइट मिट्टी। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। आंख मूंद के आप लोग क्वेश्चन को मार देना, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले चाय, काफ़ी, काजू किस मिट्टी में, तो लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने बता दिया। अब एक बात आपको बता दूं, फिर बहुत सारे क्वेश्चन कराने को आपको करा दूंगा। अब जितने भी मित्र पहली बार इससे वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी नए मित्र हैं, उनको पता नहीं होगा इन नोट्स के बारे में। जो आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे होगे, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, आप सभी लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। ये नोट्स ऐसे वैसे नहीं नोट्स हैं, ये नोट्स स्पेशल नोट्स हैं। कैसे स्पेशल नोट्स हैं? सिर्फ ये स्पेशल नोट्स किसके लिए हैं? सिर्फ यह स्पेशल नोट्स आपके यूपी टेट पेपर को क्रैक करने के लिए, यूपी टेट एसएसटी स्पेशल नोट्स पेपर को पहली बार में क्रैक करने के लिए, और अधिक से अधिक नंबर आपके आ सकें उस हिसाब से इन नोट्स को तैयार किया गया है। पूरे सिलेबस को ख़त्म इन नोट्स में किया गया है। और आपको नहीं पता होगा, जो एसएसटी आपसे 60 नंबर की पूछी जाएगी, उसमें आपका हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, एग्रीकल्चर, होम साइंस एंड म्यूजिक, खेल, स्वास्थ्य, योगा, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। वहाँ से 60 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो आपको इनके लिए परेशान नहीं होना है कि एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये नोट्स आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये। लेना कैसे? नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मैं खुद आपसे बात कर लूँगा, तुरंत आपको नोट्स ये वाले प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मात्र 2 से 3 दिन में आप लोग पढ़ लेना, पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, और मैं तो आपके साथ हूँ ही, ठीक। इसके लिए कोई परेशान नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, और ये जो हमारी वीडियो जो लोग देखते हैं, 2 प्रकार की हमारे पास लोग हैं वीडियो को देखने के लिए। एक तो भाई तैयारी कर रहे लोग, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, 1 सीट पक्की करने के लिए, करो तैयारी, हम उन्हीं के लिए हैं। एक तो दूसरे लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी टीचर हैं, वर्तमान में जूनियर या प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, तो दोनों को ये टेट क्वालिफाई करना है, तो उनके लिए ये नोट्स सबसे इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस आपका ख़त्म किया गया। अलग से आपको कुछ भी नहीं करना, कोई थर्ड पार्टी की किताब का यूज़ नहीं करना, कुछ भी नहीं पढ़ना, इधर उधर बिल्कुल भी भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो क्लियर हो गया, ये पूरा कंसेप्ट
अब मैं तीव्र गति से सारे क्वेश्चन को आगे कराता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? छत्रक शिला, हिमोड़, भ्रंशन घाटी या डोलाइन? करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रंशन घाटी, क्योंकि कई क्वेश्चन पेपर में ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका आंसर खुद क्वेश्चन में छिपा रहता है। जैसे यहाँ पर भ्रंशन लिखा है, भ्रंशन के द्वारा भ्रंश घाटी का ही निर्माण होगा। अब भ्रंश नदी आपसे पूछ ली जाए तो नर्मदा नदी आपकी कैसी हो जाएगी? ये भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली नर्मदा नदी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। अब पेपर में आपसे विकल्प को भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। जैसे छत्रक शिला क्या है? अब छत्रक शिला ये रेगिस्तान में बनती है, पवन के अपर्दन से बनती है, ठीक है, पवन के द्वारा आपकी बनती है। हिमोड़ क्या है? हिमोड़ हिमनद का निक्षेपण है, हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ के नाम से जानते हैं। भ्रंशन आपको बता दिया, भ्रंश घाटी, ठीक। करेक्ट जवाब आपका थर्ड विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी को या अमावस्या को? इनमें से आपका पहला जवाब हो जाएगा पूर्णमासी को आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को पड़ता है और अमावस्या को क्या पड़ता है? सूर्य ग्रहण आपका, ठीक है ना, सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या को पड़ता है, जबकि चंद्र ग्रहण आपका पूर्णमासी को पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सिलेबस में आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया गया है, इसलिए पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपकी 25 अक्टूबर कब? 24 अक्टूबर 1945। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि वर्नाक्युलर एक्ट जो प्रेस था ये कब पारित किया गया? यह था क्या? यह प्रेस एक्ट था। वर्नाकुलर एक्ट का मतलब था कि अगर ऐसा कोई न्यूज या अखबार एजेंसी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई छापती है आपत्तिजनक, तो उसकी पूरी प्रेस जब्त कर ली जाएगी। वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये था 1878 का। कब? 1878 का। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम। ये थे एक सेना से अवकाश प्राप्त अंग्रेज ऑफिसर थे ये, ठीक है ना, एओ ह्यूम। इन्होंने, ये संस्थापक थे कांग्रेस के, ये क्या थे? ये संस्थापक आपके थे। लेकिन पूछा है आपसे प्रथम अध्यक्ष, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक। तो दूसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, करेक्ट हो गया ना। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, JV कृपलानी, नरसिंह मेहता। राइट जवाब आपका है विनोबा भावे, जिनको आचार्य विनोबा भावे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सन्यासी थे, ठीक। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, ठीक। आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भाई नहीं वाला बताना है। भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह इसमें आपके बिल्कुल भी शामिल। काकोरी कांड, जिसका वर्तमान में नाम कांड हटा करके ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ये लखनऊ में लूटी गई ट्रेन से संबंधित आपकी घटना है। कब की घटना है ये अभी आपको बताऊंगा। और काकोरी कांड से पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अशफाक उल्लाह खां थे उसमें, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी शामिल थे, लेकिन भगत सिंह उसमें शामिल नहीं थे, ठीक है ना। तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लो काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन,
इस एक्शन को समझने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, वह बात आपकी यहाँ पर शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो आपके ये क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। अब ये कानपुर में हुआ, यूपी का पेपर है, यूपी स्पेशल के भी आपसे 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इन बातों को ख्याल में रख लेना। कौन सी घटना उत्तर प्रदेश की स्पेशल है जो आपके सिलेबस में दी गई है, उनको मैं आपको बता दूंगा, आपको नहीं परेशान होने का। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन इन लोगों ने कर दिया। अब यही लोग आगे चल करके इन्होंने काकोरी कांड अर्थात काकोरी ट्रेन एक्शन को क्या कर दिया, इन्होंने अंजाम दिया। अब पेपर में एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया। अब क्या है देखो, 9 अगस्त 1925 को यह लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। लूट कांड में पकड़े गए राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, अशफाकुल्ला खां को फांसी दी गई। भाई इन लोगों को फांसी दे दी गई। अन्य को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कौन फरार हो गया था आपके काकोरी या ट्रेन एक्शन कांड में, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ से आपके फरार हो गए थे। अब पेपर के फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से कुछ एक्शन से या कुछ करके पूछ लेता है। यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, जैसे 1-2 और कांड हैं। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय की लाठी की चपेट में आने पर इनकी मौत हो गई थी, है ना। सैंडर्स की हत्या कर दी, तो चोट लग गई थी आपके लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध करते हुए, और सैंडर्स नाम की हत्या भी भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर के कर दी। ठीक, सैंडर्स की हत्या कर दी, पहली बात। ठीक, फिर 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में बम फेंक दिया। भाई बम से नुकसान नहीं हुआ, बम जाकर के, है ना, बम से कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो इन्होंने बम इसलिए फेंका था ताकि इनके कानों पर जूं रेख सके, यानी कि इनको कानों से सुनाई पड़ सके, इसलिए फेंका था। इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। उसके बाद एक और कांड है, फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ आपसे क्वेश्चन की, परेशान मत हो। लाहौर कांड पेपर में आपके आ चुका है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइन। 23 मार्च शहीद दिवस, ये तिथि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर शहीद हो गए, खुद को इन्होंने गोली मार ली। ये पार्क अब आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध है। अब पेपर में आ सकता है कि भाई आज़ाद पार्क कहाँ पर है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में आपका है। जितना बताना था उतना मैंने बता दिया, एक्स्ट्रा तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम की भी एक वैल्यू होती है। वे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें आपको कराने हैं, ठीक है ना। जो भी लोग इच्छुक हो इन नोट्स को लेने को, तो ले लेना भाई, आपकी पूरी मदद हो जाएगी। कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ेगा आपको, नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा बस। राजा अशोक के बारे में सभी को पता है। मौर्य सम्राट अशोक थे जिन्होंने 261 BC ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। कहाँ पर? कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग किसका नाम था? उड़ीसा का कलिंग नाम था। और बाद में यही अशोक ने धम्म को अपना लिया, ठीक है ना। धर्म का प्राकृत रूप धम्म कहलाता है। धम्म में इन्होंने शिक्षा दी, है ना। और 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया था और इन्होंने अपने पुत्र पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका धम्म के लिए भेजा था। इतना इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस में है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब कनिष्क भी आपके सिलेबस में है। कनिष्क के टाइम में फोर्थ बौद्ध संगीति आपकी हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके टाइम में हुई थी भाई? तो आपके संगीति तो कनिष्क के टाइम में हुई थी। और बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, महायान और हीनयान। महायान
और हीनयान किसके टाइम में वट गया था? तो भाई कनिष्क के टाइम में आपका वट गया था। अब हर्ष की भी मैं बात कर लेता हूँ। हर्ष आपके कहाँ के राजा थे भाई? थानेश्वर के बाद ये कन्नौज के राजा बन गए थे। हर्ष का जो दरबारी कवि था, जिसको बाण भट्ट के नाम से जानते हैं, आनंद कादम्बरी रचना इन्होंने की है। और प्रयाग, और इन्होंने क्या रचना की है? और बाण भट्ट ने इनके बारे में, इनकी प्रशंसा में प्रस्तुतियों की रचना भी की है। हर्षचरित की रचना किसने की है? ये पेपर में आता है आपके और आ भी चुका है। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने के दरबारी कवि बाण भट्ट ने की है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे थे आपके सत्याग्रही करने वाले। सबसे पहले आपके विनोबा भावे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब किया गया था? तो यह कब किया गया था भाई? 1941, 42 या 43? तो 43 में ये किया गया था इनके द्वारा। ठीक है ना, कर तो पहले दिया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के टुंड्रा निवासी क्या कहलाते हैं? लैप्स, याकूत, एस्किमो, बुशमैन क्या कहलाते हैं बताइए? तो एस्किमो कहलाते हैं भाई, एस्किमो। उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के टुंड्रा निवासी एस्किमो कहलाते हैं। और एस्किमो इग्लू का निर्माण करते हैं भाई, इग्लू, बर्फ का घर का निर्माण करते हैं। बुशमैन है ना, ये अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। याकूत भी है एक, आपकी लैप्स भी है। ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपके सिलेबस में क्या हाल है बताऊँ आपको? आपके सिलेबस में कोई ऐसे टॉपिक हैं, टुंड्रा देश के हैं, सवाना प्रदेश है, ठंडे क्षेत्र है ना, और वहाँ पर ही कुछ जनजातियाँ आपकी पाई जाती हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इनको अभी मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बरखोयांश के किस देश में है? तो ये है आपका टैगा देश में। अगला यहाँ पर कहता है, टैगा प्रदेश के वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टैगा प्रदेश के वनों को किस नाम से जाना जाता है? शंकुधारी, बोरीवियल, बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। आपका दूसरा विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कहता है, ऊंट की पीठ के कुबड़ में क्या इकट्ठा होता है जो पानी की कमी को पूरा करता है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऊंट भाई रेगिस्तान में कई दिनों तक जीवित रह लेता है बिना पानी पिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बसा या चर्बी में पानी को इकट्ठा कर लेता है। अब ऊंट अपनी पीठ के कुबड़ में बसा या चर्बी को इकट्ठा कर लेता है, जो पानी की कमी को पूरा करता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ऊंट को जहाज का रेगिस्तान भी बोलते हैं। जहाज का रेगिस्तान क्या बोलते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन बता दिया हूँ। और मुझे बताना भी था आपको इन जनजातियों के बारे में, ताकि 1 नंबर आपका पक्का हो सके, और इनसे क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं आपके। अब मैं बता ही देता हूँ इन जनजातियों के बारे में, सारी जितनी आपके सिलेबस में जनजातियाँ उनको बताता हूँ जो सिलेबस में दी गई हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है नोट डाउन में कि टुंड्रा में कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी, यहाँ पर क्या लिखा है? उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी एस्किमो कहलाते हैं। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन से आपका क्या तात्पर्य है कि एस्किमो कहाँ पर है भाई? ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका की जो टुंड्रा निवासी उसको एस्किमो के नाम से जानते हैं। फिनलैंड में क्या जानते हैं? लैप के नाम से। फिनलैंड में लैप जनजाति पाई जाती है। और साइबेरिया में याकूत। समझ गए आप लोग? 3 यहाँ पर आपको समझा दिया मैंने। पहला एस्किमो कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका ग्रीनलैंड के टुंड्रा निवासी, और फिनलैंड लैप, साइबेरिया के याकूत। इन 3 को समझा दिया। और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, शायद जनजाति वाले चैप्टर यही आपका है। ठीक, आप लोग यहाँ पर देखते चलो चीज़ों को अच्छे से।
यहाँ पर क्या लिखा है, ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। बोरियल वन भी इन्हीं को कहा जाता है, टैगा को कहा जाता है, बोरियल वन भी कहा जाता है। ये शंक्वाकार आपके होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मिल गया, देखो कि कालाहारी कहाँ पर है आपकी, कालाहारी आपकी बुशमैन जनजाति, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन। अरब बद्दू जनजाति, बद्दू, अरब में बद्दू, कालाहारी में बुशमैन आपकी पाई जाती है। ये मुझे बताना था, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कालाहारी की बुशमैन पूरी तरह से शिकार पर आधारित आपकी जनजाति है, ये पूरी तरह पर शिकार पर ही निर्भर आपकी जनजाति रहती है, ठीक। अब जितने भी मित्रों को चाहिए नोट्स, तो मैसेज करके ले लेना इनको, ठीक। अब मैं आगे के क्वेश्चन को आपको यहाँ पर कराता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन अभी था मेरे ख्याल से, ऊंट को मरुस्थल का जहाज भी बोलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का अभाव है, यहाँ बेजीव ही रहते हैं जिनमें पानी की कमी व गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे ऊंट की पीठ पर जो कूबड़ होता है, कूबड़ में बसा चर्बी इकट्ठा होती है, यह बसा पानी की कमी को पूरा करती है। और रेगिस्तान में आपके नेवला, हिरन, सांप, बिच्छू, गोहो, रेत, मूस, गीदड़, लोमड़ी ये भी रह लेते हैं, ये भी जानवर आपके रह लेते हैं। इनका भी है कि ये भी चर्बी इकट्ठा कर लिया करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 1904 में आपका पारित किया गया था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष लागू किया गया था? 1905 में। किसने किया था? कर्जन ने इसको लागू किया था, बंगाल विभाजन। अगला, श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी में आपका ये अमृतसर पंजाब वाले एरिया में हुआ था। जनरल ओ डायर ने निहत्थे बेसहारे लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार करवा दी थी, है ना। कांग्रेस की सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1000 लोग यहाँ पर मारे गए थे, वैसे 379 बताए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, शारदा एक्ट का संबंध किससे था? शारदा एक्ट ये आपका था विवाह की आयु को लेकर के, ठीक है ना। शारदा एक्ट। परमाणु ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा खनिज है भाई? परमाणु ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा खनिज है? तो आपका यूरेनियम। यूरेनियम कैसा है भाई? ये यूरेनियम आपके खनिज, परमाणु ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण खनिज स्रोत हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है आपका, केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट बालू से क्या प्राप्त होता है? मोनाजाइट बालू से क्या प्राप्त होता है? थोरियम। थोरियम, ठीक है ना। तो केरल के तटीय क्षेत्र में आपका मोनाजाइट में थोरियम रेत पाया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये आपके यूपी में एक जिला है आपका बुलंदशहर। बुलंदशहर में आपका क्या है? नरौरा, उत्तर प्रदेश में, वहीं पर आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ठीक। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में, गुजरात में, काकड़ापारा या काकड़ापारा, महाराष्ट्र में रावत, महाराष्ट्र में क्या है भाई? तारापुर। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का नरोरा आपका दिया ही गया है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपसे बन सकता है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 10 अगस्त 1948 को हुई, करेक्ट हो जाएगा जवाब। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपके सामने कहता है, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो अभी वर्तमान में मैं बात करूं, गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। गुजरात की तट रेखा आपकी लंबी है और पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अग्रणी यही आपका उत्पादन में है, पवन ऊर्जा में गुजरात। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पे आपका तमिलनाडु आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अम्लीय मिट्टी
के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी है ना, ये एग्रीकल्चर का है क्वेश्चन दरअसल। तो चूने का प्रयोग करने से अम्लता उसकी कम की जा सकती है, सुधार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है संगीत में कुल कितने स्वर हैं भाई? शुद्ध प्लस विकृत दोनों मिला के बताने हैं आपको। तो 12 हैं, 7 प्लस 5 बराबर 12 है। ठीक, शुद्ध और विकृत टोटल कितने हैं? 12 आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। सभी को पता है कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। उसके बाद अगला कहता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिकों की शुरुआत हुई। करेक्ट हो जाएगा जवाब। आगे क्वेश्चन आपका कहता है फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं भाई? कितने बदले जा सकते हैं? तो 3 आपके बदले जा सकते हैं। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कहता है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? आ चुका है क्वेश्चन। तो 5 होते हैं। महाद्वीप के प्रतीक के रूप में है। अभी मैं थ्योरी में बता दूंगा आपको अच्छे से। ये खेल से भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके। बैडमिंटन में एक सेट में कितने अंकों का होता है? एक सेट कितने अंकों का होता है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट कर देना है। ठीक, ये आपके लिए मैं देता हूँ आपको। संगीत में अचल स्वर तो सा और पा आपके अचल स्वर होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है अचल कौन सा है, चल कौन सा है? अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन को एक बार देख लो आप अच्छे से। संगीत में सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? संगीत में सप्तक 4 प्रकार के आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो भाई ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था अगस्त में। तो कब दिया गया होगा? तो 1942 में ही दिया गया होगा। गांधी जी के द्वारा आपका दिया गया था करो या मरो। 1942 आपका हो जाएगा जवाब। अब मैं आपको ये कुछ संगीत वाला टॉपिक समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसको कौन से चल स्वर हैं, कौन से अचल स्वर आपके हो जाएंगे, और थोड़ा सा खेलों के बारे में बता देता हूँ। बैडमिंटन में कितने सेट ओलंपिक ध्वज 5 देश 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, इनको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग समझ लो, ठीक है ना। शास्त्रीय संगीत में कुल 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 आपके विकृत होते हैं। टोटल मिलाकर के 12 आपके हो जाते हैं स्वर, ठीक है ना। उसके बाद देखो 7 शुद्ध कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी, सारे गामा पा धा नी, नी तक आपके ये 7 स्वर आपके होते हैं, ठीक है ना। ये स्वर आपके दिए गए हैं। उसके बाद विकृत स्वर 5 आपके हैं। कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा, कोमल नी। इसका मतलब क्या है? रे गा मा धा नी, ये आपके क्या है? ये विकृत आपके हैं। जैसे रे क्या है? रे आपका कोमल, गा कोमल, मा तीव्र होता है, धा कोमल होता है, नी भी कोमल होता है। ये है इनका मतलब। अब आपको ध्यान में क्या रखना है भाई कि सा और पा सभी कोमल या तीव्र नहीं होते हैं। कुल मिलाकर भारतीय संगीत में 12 स्वर माने जाते हैं, सिंपल सी बात है। और 3 प्रकार के सप्तक होते हैं। 3 प्रकार के आपके सप्तक होते हैं। एक होता है मंद्र सप्तक, नीचे के स्वर। एक मध्यम या मध्य सप्तक सामान्य स्वर। एक तार सप्तक, ऊंचे स्वर आपके होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये फिर से रिवीजन कर लो आप लोग। यहाँ पर कुल स्वर कितने भाई? 12। शुद्ध कितने? 7। विकृत कितने? 5। सा और पा कैसे हैं? अचल हैं। सा और पा कैसे हैं? अचल हैं। माँ का तीव्र रूप होता है। रे गा धानी, ये कोमल रूप होते हैं।
इनको पढ़ लेना। ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन्हीं नोट्स के साथ में, पूरा नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा। ये रहा म्यूजिक का मामला, ठीक है ना, कौन सा राग, राग भैरवी, ये सब कुछ कर दिया मैंने इसमें, ताकि कुछ भी आपको अलग से ना करना पड़े, ठीक है ना। ये रहा आपका म्यूजिक, संगीत का नोट्स। अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे। आधुनिक ओलंपिक, बैरन पियरे डी कुबर्टिन, शुरुआत 1896 एथेंस, 1940 में आयोजन नहीं हुआ। किताब में पाठ्यक्रम में यही लिखा है, डायरेक्ट नहीं हुआ। फिर ओलंपिक ध्वज से क्वेश्चन बनता है, 5 जुड़े हुए छल्ले, रंग नीला, काला, लाल, पीला, ये 5 महाद्वीप के प्रतीक आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। और पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम इटली में शुरू हुए थे, 23 देशों के लगभग 400 खिलाड़ी, और 8 पदक। ये आपका थोड़ा पुराना डेटा दिया गया है, इससे कोई आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें थोड़े से खेल हैं आपके, इन पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इन नोट्स को लेकर के आप लोग पढ़ लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।